हो रही, सबसे पहले वो जान लीजिए। पहलगाम में हुए काराना आतंकी हमले के बाद देश की राजधानी दिल्ली में हलचल लगातार तेज है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हालात की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति यानी सीसीएस की आपात बैठक कल बुलाई, जो इस बैठक के बाद यह दूसरी बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेनाओं के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया कि अब जवाब माकूल और निर्णायक होगा। उन्होंने सेना को पूरी छूट दे दी। इस बैठक के बाद कार्रवाई कब और कहां करनी है, अब यह सेना का नेतृत्व तय करेगा। फ्री हैंड है सेना। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ यह निर्णायक लड़ाई है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। सरकार के इस कदम से साफ है कि अब सिर्फ निंदा नहीं, अब कड़ी कार्रवाई होगी। जवाब दिया जाएगा। जहां से साजिशें शुरू हुई उनको खत्म किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी सीसीपीए और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए की बैठक के माध्यम से भी कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी सख्त कदमों की तैयारी है भारत सरकार की, भारतीय सेना की। बड़ी खबर है, भारत में तैयारी है और पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान की तस्वीरें भी सामने आ रही, किस प्रकार से वहां पर पाकिस्तान जो गीदड़ भपकियां दे रहा था, जो परमाणु बम की धमकियां दे रहा था, वो पाकिस्तान अब बैकफुट पर चला गया। बैकफुट पर ही नहीं चला गया, वहां का डिप्टी पीएम ये कहता है कि हम युद्ध लड़ने के मूड में नहीं है। देखिए पहलगाम पर एक्शन का काउंटडाउन, ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ पाएंगे किस प्रकार से कौन कौन सी बैठक चल रही है और बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की बड़ी बैठक भी आज होनी है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बात कर लीजिए, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बात कर लीजिए, और जो सीसीएस की बैठक हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें एक चीज बहुत क्लियर कर दी गई है कि अब जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय होगा वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना लेगी। टारगेट, समय, सब कुछ भारतीय सेना ही तय करेगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अब देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होगी, अब राष्ट्रहित में फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी का क्लियर मैसेज क्या है वो आप देख सकते हैं। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आतंकवाद को कुचलने का संकल्प यहां लिया गया। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए खुली छूट सेना को दे दिया गया। और कल ये खबर आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड कर दिया है। पीएम मोदी ने सेना को एक्शन लेने की पूरी आजादी दी और ये कह दिया गया कि आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि किस प्रकार से मारना है इन आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को। पीएम ने सेनाओं को आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट दे दी है। ये बड़ी जानकारी है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकवाद को कुचलने का संकल्प सरकार ले चुकी है। अविनाश सिंह हमारे साथ कनेक्ट हो गए, राजनीति विशेषज्ञ, उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अविनाश जी का मैं रिएक्शन लूं उससे पहले विकास से प्रतिक्रिया लेना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस वक्त वो दिल्ली में है। विकास, क्या हैपनिंग दिल्ली में, क्या मान लिया जाए? क्या आज आखिरी दिन है बैठकों का और कल से मिलिट्री ऑपरेशन हम देख सकते हैं? बिल्कुल आशीष, आपने निश्चित तौर पर सही कहा कि क्योंकि पिछले एक हफ्ते की जो शांति है ना आशीष, कहा जाता है जब कोई तूफान या आंधी उठने वाली होती है तो एक शांति दिखाई देती है, और जो एक हफ्ते में शांति दिखाई दी है और ये वही थी। कहा यह भी जाता है कि जब कोई शेर शिकार करने के लिए जाता है तो 4 कदम पीछे लेता है उससे, या फिर आप उसकी कमजोरी समझ लें या उसकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग समझ लें। अब ये वही था। पिछले 7 दिन में जो हुआ, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद 23 तारीख को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक हुई, और उस बैठक के बाद आज एक ही हफ्ते में दूसरी ये सीसीएस की बैठक होने वाली है। आशीष, ये देखिए कि ये पहली बार देश में हो रहा है कि इतनी जल्दी यानी एक हफ्ते में सीसीएस की दूसरी बार बैठक हो रही हो। दरअसल आज की जो 4 बैठकें हैं आशीष, जो आप अभी जिक्र कर रहे थे क्रमशः, उनको अगर हम उसका क्रम समझने की कोशिश करें तो देखिए 23 तारीख को सीसीएस की बैठक में होमवर्क दिया गया था। कैसा होमवर्क था? सभी को बुलाया गया, और वो बैठक देखिए आशीष इसलिए भी सीसीएस की महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, कैबिनेट सेक्रेटरी सोमनाथन, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, पीके मिश्रा जो पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, शक्तिकांत दास जो अभी पीएम के एडवाइजर हैं, तपन ढेका जो आईबी के चीफ हैं, अगर रवि सिन्हा की बात कर ली जाए जो रॉ के चीफ हैं, और सीडीएस अनिल चौहान, इतने महत्वपूर्ण लोगों के साथ जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में ये होमवर्क दिया गया था पीएम की तरफ से कि हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास क्या है और क्या हमारे पास ऑपरेशंस चला सकते हैं। आज जब एक हफ्ते बाद यह बैठक हो रही है तो आज होमवर्क सबमिट करने का दिन है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और इस होमवर्क सबमिट करने से पहले कल देर शाम आपने देखा तीनों सेनाओं के प्रमुख, सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, ये देश में पहली बार हो रहा है
जब तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस, एनएसए और रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को लीड कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने ये आदेश दिया हो कि अब फैसला आपके हाथ में, जगह आपको निश्चित करनी है, समय आपको निश्चित करना है, कहां कौन सा फैसला होने वाला है। यानी कि विकास, जो हमने उरी अटैक के बाद में जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक हुई वो समय भी देखा है, और उसके बाद में बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई उसके पीछे की क्या पूरी कहानी रही वो भी लोगों ने देखा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है विकास की इस प्रकार की सिचुएशन देश में कभी देखी नहीं गई कि इस लेवल पर बैठके हों, और उस लेवल पर जो बैठके हो इसका मतलब साफ है कुछ बड़ा होने जा रहा है। हमारे साथ शिवदान जी भी कनेक्ट है, माफ कीजिएगा अविनाश सिंह हमारे साथ कनेक्ट है, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी हम समझेंगे। अविनाश जी, जिस प्रकार की बैठकें चल रही हैं इन बैठकों को किस प्रकार से देखा जाए, आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि अब तक हम आतंकवाद पर कार्रवाई देख रहे थे, लेकिन अब सेना पर क्या चोट पहुंचाने की स्थिति में भारत पहुंच गया है और यह निर्णय ले लिया गया है कि अटैक वहां करो जहां से आतंकवादी निकलते हैं? अविनाश जी। गोस्वामी जी, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। आपके सारे श्रोताओं को जय श्री राम, जय श्री राम, अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, एक अच्छे नेबर होने के नाते मोदी जी ने 2014 के बाद से हर वो कोशिश की और हर कोशिश का उनको जवाब दगाबाजी से मिला। चाहे आप पंजाब के कंटोनमेंट में आपने देखा, उरी आपने देखा, अब हमने पहलगाम देखा। तो इस तरह का जो जितना भी एक्टिविटी होता है वो 100% पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कोई आर्मी नहीं है, वो टेररिस्ट सेंटर है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, भारत को नुकसान पहुंचाना। और ये आज की पॉलिसी नहीं है। तो 80 के दशक में जब से वो 71-72 का वॉर हारने के बाद जनरल जिया उल हक का जो पॉलिसी था 1000 कट, कि छोटे छोटे कट्स मारो और वो बीट करके इंडिया अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और उसको साथ देने के लिए ये जो डेमोक्रेसी हमारा है और कांग्रेस पार्टी जैसी और या जो इंडी गठबंधन जो है वो उनका साथ देते हैं। कई बार हमने देखा कि वो जो डोजियर बनाते हैं उसमें खुद कांग्रेस पार्टी के लोगों का वक्तव्य जाता है, जिसमें राहुल गांधी सबसे आगे खड़े रहते हैं। ये पहलगाम के बाद भी हमने देखा जो पोस्टर आया प्रधानमंत्री के बगैर सर वाला पोस्टर, तो वो वही परिदर्शित करता है कि सर तन से जुदा जो ये निकल के रोड पे कहते हैं। और मैं किसी मुगालते में नहीं हूँ, देश को के बारे में मैं नहीं कह सकता, पर मैं किसी मुगालते में नहीं हूँ। ये धर्म युद्ध है। और ये जो लोग भी कहते हैं कि टेररिज्म का धर्म नहीं होता, जी नहीं, टेररिज्म का धर्म है इस्लाम। क्योंकि उन्होंने हिंदू पूछ करके मारा, अल्लाह अकबर बोल करके मारा, और आज तक किसी मुसलमान ने ये नहीं बोला कि उन्होंने अपने कलमा का उनका जो कलमा है उसको उन्होंने दूषित किया है। लश्करे मोहम्मद या जैशे मोहम्मद, वो ये मोहम्मद जी का नाम है। क्या आज तक किसी देश के मुसलमान ने ये बोला है कि मोहम्मद के नाम पे टेररिज्म फैलाने वाला जैशे मोहम्मद ये कुकृत्य कर रहा है? तो इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौम जिंदा रहता है। मोदी जी और देश के सारे हिंदुओं को ये समझ लेना चाहिए कि मुनीर ने बहुत सही बात बोली है। वो जो टेररिस्ट जो इनका आजकल चीफ बना हुआ है आर्मी का, वो पहले भी ऐसे ट्वीट कर चुका है। उसने कहा कि हिंदू मुसलमान दो अलग अलग कौम है, ये गंगा जमुनी चुस्की हम कब तक चूसते रहेंगे? इस देश को ये तय करना होगा, ये देश अखंड रहेगा हिंदुओं के बल पे या मुसलमान और कांग्रेसी जो अब टेररिस्ट परस्त हो चुके हैं उनके दम पर देश विभाजित होगा। और निश्चित रूप से मोदी जी ने जो फ्री हैंड आर्मी को दिया है इसका मतलब इसकी आवश्यकता भी थी अविनाश जी, इसकी बड़ी आवश्यकता भी थी, इसकी बहुत आवश्यकता थी कि आर्मी को उनकी पूरी ताकत दिखाने का मौका दिया जाए और दिखाया जाए कि राफेल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी के परेड के लिए नहीं आ रहते हैं, इसका इस्तेमाल भी होगा और ऐसा इस्तेमाल होगा कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, इसलिए बहुत जरूरी था यह निर्णय लेना। जी मैं आ रहा हूं अविनाश जी, मैं आ रहा हूं, आप बने रहिएगा। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, एक चीज तो बहुत लाउड एंड क्लियर है, अब कूटनीति और कड़ी निंदा का समय खत्म हुआ, अब कड़ी कार्रवाई की बारी है। लेकिन ये जो कड़ी कार्रवाई होने जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण और किस मायने में होगी, जरा वो बता दीजिए। क्योंकि ये जो एक्शन की बात हो रही, मिलिट्री ऑपरेशंस की बात हो रही है, वो किस प्रकार का एक्शन होगा, किस नीति के तहत, किस रणनीति के तहत हमारी सेना आगे बढ़ेगी, इससे संबंधित क्या अनुमान लगाया जाए? क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक देख चुके हैं, हम बालाकोट देख चुके हैं, अब क्या होने जा रहा है ये पूरा देश जानना चाहता है। किस प्रकार की रणनीति की चर्चा दिल्ली में सबसे ज्यादा?
देखिए आशीष, अभी बात संभावनाओं पे हो रही है, तो संभावनाओं के आधार पर अभी जो हम मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं या जो देख पा रहे हैं उस आधार पर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, पिछले 3 दिन में जो पीओके पर जवाबी कार्रवाई हो रही है, यानी कि वहां पर सक्रियता सेना ने अपनी बढ़ाई है। सबसे पहले पीओके पर अब एक दिलचस्प फैक्ट्स में आपको ये बताता हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि विदेश सचिव, विदेश मंत्री जो है कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो अलग है। उससे बहुत इतर आपको बताता हूं कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हैं मालवाबी आमिर खान मुत्तफी, उनके साथ जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं आनंद कौशिक जी, उन्होंने मुलाकात की है। अब आप ये समझिए कि ऐसे वक्त में तालिबान के साथ मीटिंग हो रही है भारत की, यानी कि डी लाइन। आप समझते होंगे आशीष और दर्शकों को मैं ये बताऊं कि भारत, माफ कीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बलूचिस्तान वाला हिस्सा है उसको डी लाइन कहा जाता है, जो पूरी बॉर्डर है। वहां पर पिछले 1 महीने या 2 महीने से हम देखें तो जो पाकिस्तान संघर्ष कर रहा है, पाकिस्तान की 70% सेना उस डी लाइन को देख रही है। और ये शुरू कहां से हुआ? जब ट्रेन को वहां पर टीआरएफ ने हाईजैक किया था, जिसमें 200 से ज्यादा लोग थे, 100 के तकरीबन इनके आर्मी के ऑफिसर थे। अब उस डी लाइन की अगर हम बात करें तो वहां तालिबान है और खासतौर पर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान से किस तरह के संबंध रख रहा है वो आप जानते हैं। ऐसे समय में विदेश मंत्री और विदेश सचिव की जॉइंट सेक्रेटरी की तालिबान के जो अफगानिस्तान की बात करें उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात होना स्ट्रेटजिकली कितनी दिखाता है कि रणनीति किस तरह से भारत की चल रही है। देखिए, पीओके पर भारत सक्रियता बढ़ाएगा। एक और उदाहरण मैं आपको आशीष देता हूं। जो डी लाइन है वहां से पिछले 3 दिन में 27% पाकिस्तान की सेना को शिफ्ट किया गया है पीओके पे, क्योंकि भारत ने जवाबी कार्रवाई बढ़ाई। अब एक चीज सोचिए, अरेबियन सी जो है वहां पर हमारा आईएनएस विक्रांत तैनात है। वहां पर आपको याद होगा आशीष, 1971 में जब युद्ध हुआ था तो वहां से अटैक किया गया था, क्योंकि अरेबियन सी के ठीक सामने पड़ता है कराची। वहां से अटैक किया गया था और कराची का जो पोर्ट है वो तकरीबन 1.5 महीने तक जलता रहा था। यानी 3 तरफ से घेर लिया गया है। पीओके पे जवाबी कार्रवाई बढ़ेगी तो डी लाइन पर पाकिस्तान, वहां बलूच बैठे हैं, तालिबान के साथ हमारी रणनीतिक बातचीत चल रही है, और जो अरेबियन सी है वहां से आईएनएस विक्रांत को तैनात कर दिया गया। यानी 3 तरफ से घिरता पाकिस्तान नजर आ रहा है और संभावित अब यही है। नहीं, और बड़ी चीज़ यह है विकास की जो बौखलाहट पाकिस्तान में दिखाई दे रही थी, जिस प्रकार के गीदड़ भपकियां उधर से आ रही थी कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास फला मिसाइल है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब वो बैकफुट पर चले गए सिर्फ और सिर्फ तैयारियां देखकर। अंदाजा लगा सकते हैं जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होगा तो क्या मंजर। तो जब से पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादी हमला हुआ तब से पूरे देश में गुस्सा दिखाई दे रहा है, आक्रोश धरातल पर दिखाई दे रहा है। कोई ये जानना चाहता है कि कूटनीतिक जवाब तो हो गया, मिलिट्री ऑपरेशन कब शुरू होगा। उसके मद्देनजर दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कल भी दिल्ली में बड़ी बैठक हुई जिसमें सेना को खुली छूट दे दी गई। आज की 4 बैठकें वो बेहद महत्वपूर्ण हैं जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, और इन बैठकों को देखकर पाकिस्तान डरा सहमा है, वो थर-थर कांप रहा है। हमारे साथ विकास दिल्ली से कनेक्ट है, संगीता झा हमारे सहयोगी वो कनेक्ट हो गए, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अविनाश जी हमारे साथ कनेक्ट, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, क्योंकि विपक्ष एक अलग ही गेम खेलता दिखाई दे रहा है इस संवेदनशील समय में भी। लेकिन संगीता, आज जो बैठकें हो रही हैं वो बैठकें किन मायनों में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बैठक तो लगातार चल रही है, ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण बताई जा रही है, इस बैठक के क्या मायने हैं विशेष तौर पर उस दिशा में जब हम मिलिट्री ऑपरेशंस की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देखिए पीएम मोदी लगातार जो है एक्शन में है और पाकिस्तान पर जो है कार्रवाई का एक रोड मैप तैयार भी कर रहे हैं। मंगलवार को भी देखिए हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की, और फिर देखिए आज भी जो है सीसीएस की बैठक जो है वो 20 मिनट तक चली। सीसीएस की बैठक के बाद देखिए कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की भी समिति की बैठक हुई। तो इसके बाद देखिए ये जो आज जो बैठक हुई है इसको लेकर जो महत्वपूर्ण बात देखिए ये हो जाती है, क्योंकि इसके पहले जब पुलवामा पर हमला हुआ था उस दौरान भी हमने देखा था कि इस तरह की ही बैठकें हुई थी। सीसीपीए की बैठक उसी दौरान हुई थी, और उसके बाद देखिए कि आज इस तरह की बैठकें हो रही है। जैसा कि देखिए पाकिस्तान के नेता जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हो सकता है भारत 36 से 48 घंटे में हमला कर सकता है। तो आज की ये बैठक जो है इस पर देखिए पूरे देश की नजर नहीं, विदेशियों की भी नजर बनी हुई है, और पाकिस्तान जो है जिस तरह से डरा हुआ है, तो आज की बैठक सही में महत्वपूर्ण है। और इस तरह की बैठक जो है इसके पहले पुलवामा हमले के पहले हुआ था, और उसके बाद देखिए आज ये जो है आज फिर से ये बैठक होने वाली है।
है। और अभी आपको याद होगा कि किस तरह से जो है इस मतलब बिल्कुल, जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक अपने आप में बताने के लिए काफी है कि हर चीज को देखा समझा परखा जा रहा है, बाकायदा ब्रीफ किया जा रहा है, क्योंकि जब युद्ध होने वाला होता है तब ये सारी चीजें समझने वाली होती है कि हमारी इकोनॉमिक स्थिति किस प्रकार की है, पॉलिटिकल स्थिति किस प्रकार की है, क्योंकि तमाम प्रतिक्रियाएं आई, जो विपक्ष की भूमिका वो कितनी महत्वपूर्ण है, इन सभी चीजों को देखा समझा जा रहा है। उसके बाद में 3 बजे जो कैबिनेट की बैठक होगी वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, बैठकों का दौर लगातार जारी है, बैठकों को हम डिकोड भी लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इस सबके बीच में बॉर्डर उस पार पाकिस्तान जो एक हफ्ते पहले तक गीदड़ भपकियां दे रहा था, परमाणु और ये J-15 प्रकार की मिसाइलों की बातें हो रही थी, शाहीन मिसाइल की बात हो रही थी, वो बैकफुट पर कैसे एकाएक चला गया, जरा इसके बारे में भी बताइए। वहां से अब इस प्रकार के बयान क्यों आने लगे कि हम युद्ध लड़ने के मूड में नहीं हैं? देखिए आशीष, कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान को वही रुख लग रहा था जो 26/11 है, और भारत का रुख रहा है कि जब कोई हमला होता है तो पॉलिटिकली उसकी निंदा की जाती है, ट्वीट्स किए जाते हैं, कुछ दिन सोशल मीडिया पे चलता है और उसके बाद सब आम चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन 22 तारीख के हमले के बाद 23 तारीख को जब CCS की बैठक हुई, तब तक पाकिस्तान के, अगर आप रक्षा मंत्री का बयान सुने, तब तक वहाँ के जो और पॉलिटिकल जो नमूने हैं, जो कल आपने रेल मंत्री का बयान सुना होगा, कह रहे हैं कि 130 हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिसको हम मतलब भारत की तरफ हमने कर दिया है, उनको कभी भी हम छोड़ सकते हैं। लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि जिसको महत्वपूर्ण, जो मुनीर है, जिसको ये बयान देना चाहिए, वो हो चुका है गायब, वो हो चाहे अंडरग्राउंड। और ऑफिशियल अगर उसको ये बताना पड़ रहा है कि मैं एक आर्मी की परेड में आया हूं, और उस परेड को अगर हम आर्मी के लिहाज से समझने की कोशिश करें, कल मैंने कुछ लोगों से बात की कि जिसने मुनीर का जो ट्वीट है तो वो बोले कि 2 घंटे की परेड होती है। 2 घंटे की परेड में अगर आशीष 5 दिन से उनका आर्मी चीफ मुनीर यदि गायब है, तो आप समझिए डर का माहौल किस तरह से है। और ये जो बातें कर रहे थे ना, क्योंकि जब CCS की बैठक में 5 ऐसे निर्णय लिए गए हों, सिंधु जल समझौता बहुत आसान लग रहा हो, लेकिन 65-71 कारगिल, कितनी लड़ाइयां हो गई, आज तक ये स्टेप्स लिए नहीं गए थे। दोनों, अगर एम्बेसी को बंद कर दिया, राजनयिकों को वापस भेज दिया, भारत से कितने ही लोग जो 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने के वीजा पे आए थे, सभी को वापस भेज दिया। तो पाकिस्तान अब समझा है कि भारत अब ये उस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी। विकास, ये जो आंतरिक अस्थिरता है पाकिस्तान की, वो अस्थिरता कहीं ना कहीं अब ना खुलकर सामने आने लगी है। और इसका खुलकर सामने आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पहले तो वो कह रहा था कि हम ये बम रखते हैं, हम परमाणु बम रखते हैं, शायद वो कोशिश थी कि दुनिया दखल दे और भारत जो है वो युद्ध की रणनीति बना रहा है वो टाल दे, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहाँ एक्सपोज हो गया है। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। विकास, आपका भी बहुत शुक्रिया। संगीता जोड़ी, संगीता, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।